हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपने पिछले वीडियो को अच्छे से देखा होगा और जो चीज़ें मैंने वहाँ बताई थी वो आपने तैयार कर ली होंगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो का टॉपिक होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। हिंदी मीडियम वालों के लिए द्विघात समीकरण। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण, जैसा कि इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड का मतलब होता है चार। ठीक है, इक्वेशन मतलब होता है जिसके इक्वल में जीरो लगा हो। ठीक है, होती इक्वेशन। क्वाड का मतलब होता है चार और रेटिक का मतलब होता है आधा, हाफ। ठीक है, तो क्वाड रेटिक यानी चार का आधा कितना होता है? दो। तो दो पावर होनी चाहिए, द्विघात होनी चाहिए, दो पावर होनी चाहिए किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की। पॉलिनोमियल px, उसी से हम इक्वेशन बनाते हैं इक्वल में जीरो रख के। तो पॉलिनोमियल की पावर टू होगी तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक में टू पावर के इक्वल वाला अगर कोई है पॉलिनोमियल वो जीरो है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, द्विघात समीकरण हिंदी में तो दे रखा है, द्विघात मतलब दो घात होनी चाहिए, दो घात समीकरण का मतलब जिसके बराबर जीरो हो। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी थोड़ी सी अपन डिटेल जानकारी लेंगे और फिर एक्सरसाइज की ओर मूव करेंगे। देखो, द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती कैसी है? सबसे पहले तो उसकी रूपरेखा, दिखता कैसा है वो दिखता है ऐसा, ax² + bx + c बराबर जीरो। ऐसा दिखता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। दूसरी चीज़ ABC क्या है सर इसमें, मुझे ये बताओ। तो ABC है बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सिंबल है बिलोंग्स टू का। किसका सिंबल है बोलो? ये सिंबल है बिलोंग्स टू का, यानी ABC का मान होता है या निर्भर करता है या इसमें होता है। वैसे मैं हिंदी में लिखूँ तो इसे बोलते हैं निहित होता है। ABC का मान निहित है। ABC बिलोंग्स टू द रियल नंबर। रियल नंबर R मीन्स वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ओके, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ax² bx + c = 0। ABC क्या है? रियल नंबर है। साथ ही साथ आपको बता दूं ABC कॉन्स्टेंट्स हैं। ABC क्या है बोलो? कॉन्स्टेंट्स। फिक्स नंबर, ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू फिक्स है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर साइड में। ये सारी चीज़ें जो भी बता रहा हूँ ना बोर्ड पे, सब नोट करते चलना है आपको। रोक के वीडियो को रोक के और नोट करते चले। एग्जाम्पल जैसे कि 2x² + 3x + 1 = 0। ये आपका एक द्विघात समीकरण है। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए, ये है आपके पास 2, ये है आपके पास 3b = और ये c = 1 है। इज़ दैट क्लियर? ये हम पहले भी देख चुके हैं, पहले भी ये सीख चुके थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशन बिटवीन रूट्स, रिलेशन बिटवीन जीरोज और गुणांकों में संबंध से सीख चुके थे। ये वही गुणांक है ABC क्या है? वही गुणांक है, वही कोफिशिएंट्स हैं। कोफिशिएंट्स ऑफ x², कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट विदाउट x। तो ये कोफिशिएंट्स ही हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ x² गुणांक मतलब कोफिशिएंट्स ऑफ x²। तो वो a है, कोफिशिएंट ऑफ x b है, एंड कांस्टेंट लिखा है, ये नियतांक कांस्टेंट टर्म, ये कितना है? ये c है। ठीक है, a b and c। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx + c = 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। और ये हमने इसका एग्जांपल ले लिया। ABC कैसे निकालते हैं वो भी पता चल गया। इसके अलावा आपको पहले से एक चीज़ पता है, वो भी देख लें कि α + β = -b/a होता है, और α × β ये c/a होता है। ये आपका है सम ऑफ रूट्स
सम ऑफ रूट्स, और ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल यानी जीरो, शून्यक बोलते हैं, जीरोज का सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, या फिर मैं इसे बोलूँ सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये होता है इसका। ठीक है भाई, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये ऐसे दिखा देते हैं। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। स्टार मार्क करके थोड़ा सा आपको ग्राफ बता देता हूँ। ठीक है, ये ग्राफ का केवल आइडिया दूंगा मैं। ग्राफ जो होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ होता है यू शेप। किसके जैसा होता है? यू आकार का होता है। वो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, किसी भी एक्सिस पे कैसा भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़, वो ग्राफ होना चाहिए एक्स एक्सिस को दो जगह काटता हुआ। इस तरीके से ये दो जगह काटेगा। क्यों दो जगह काटना है सर, क्यों दो जगह ही कटवा रहे हो? क्योंकि इसके दो रूट होते हैं, दो मूल होते हैं, दो शून्यक होते हैं, दो जगह काटेगा, एक अल्फ़ा और एक बीटा, तभी तो मिलेगा। क्या बताया था मैंने कि x की वैल्यू तो है अल्फ़ा और x की वैल्यू ही तो है बीटा। सही बात है। और वो भी x की वैल्यू ऐसी है जो इस इक्वेशन में इस x की जगह रखने पर बराबर 0 दे दे। यही तो होते हैं ना जीरोज या शून्यक। तो शून्यक का मतलब है कि x की वैल्यू यहाँ रखने पे ही 0 दे दे। तो ऐसा ग्राफ जो x को जो दो जगह काट दे x एक्सिस को, तो इसका मतलब है वहाँ 0 हो चुका है मान। y की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 0। x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू 0 हो जाए, वही होता है शून्यक। तो ये अल्फ़ा और बीटा दो जगह हैं, तो x एक्सिस को दो जगह काटेगा, तो इसका मतलब है दो शून्य के, और ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ खुलेगा यू शेप। और एक ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कटता हुआ होना चाहिए ना, ऐसा भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है। ठीक है, ग्राफ ऊपर की तरफ खुलता है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है भाई, और आगे इसकी बात नहीं करेंगे हम लोग। अब इसे नोट कर लें अब, और मैं आगे ले चलता हूँ आपको कि इसमें एक होता है विविक्तिकर डी, मूलों की प्रकृति को दिखाता है। उसका आइडिया भी दे देता हूँ, फिर एक्सरसाइज जब करेंगे तो वहाँ पे भी तुम्हें आइडिया मिलते जाएगा और भी अच्छे से। तो इसे वीडियो को रोक के नोट कर लेना, आप लोग नोट करते चलना सब चीज़ें। अब देखो मूलों की प्रकृति, मूलों बोले तो शून्यक की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। इंग्लिश मीडियम वाले अपने इंग्लिश पे ध्यान देते रहेंगे। नेचर ऑफ रूट्स या नेचर ऑफ जीरोज। नेचर का मतलब क्या? नेचर का मतलब देखो, सबसे पहली बात, व्हाट इज द नेचर? नेचर का मतलब पॉजिटिव होना, नेगेटिव होना, इसे बोलते हैं नेचर। ठीक है, पॉजिटिव होना, नेगेटिव होना, रियल यानी वास्तविक होना, इमेजनरी होना, इमेजनरी मतलब काल्पनिक। ये सारी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी आपको बता दे रहा हूँ मैं यहाँ। रियल होना, इमेजनरी होना, काल्पनिक होना या वास्तविक होना। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव होना, नेगेटिव होना। ठीक है, इसके अलावा इक्वल होना और अनइक्वल होना, समान और असमान, ये कहलाता है प्रकृति के अंदर। ये सारी चीज़ें प्रकृति के अंदर आती हैं कि मूलों की जो प्रकृति है, मूलों का जो नेचर है। जैसे मेरा नेचर क्या है कि भाई मेरा नेचर है कि मैं मैथ पढ़ाता हूँ, मैथ का टीचर हूँ, मैं साइंस नहीं पढ़ा सकता, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता, मैं और चीज़ें नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें जो है इसके मूल यानी रूट्स है ना, जो जीरोज़ हैं अपने, उनके नेचर में क्या होगा कि पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, रियल होंगे या इमेजनरी होंगे, इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। और वो जो रूट्स हैं, वो जो जीरोज़ हैं, वो दो हैं। कितने हैं वो? दो, अल्फा और बीटा, दो हैं। तो दो हैं तो भाई दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, या वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, दोनों रियल या एक रियल एक इमेजनरी, या दोनों इमेजनरी, एक इक्वल। इक्वल का मतलब दोनों इक्वल, अल्फा और बीटा दोनों बराबर या फिर नहीं बराबर।
यानी कि दोनों एक एक आ रहे हैं, दोनों दो दो आ रहे हैं, दोनों तीन तीन आ रहे हैं, या फिर एक एक आ रहा है, एक दो आ रहा है, एक 3 4 5 6 ऐसे कुछ आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं ज़ीरोज़ के रूट्स के नेचर में या मूलों की प्रकृति में आती हैं। अब ये प्रकृति कैसे डिसाइड करते हैं उस पर बात करते हैं। देखो, सबसे पहले ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण में एक चीज़ होती है डी, जिसे बोलते हैं विविक्तिकर। विविक्तकर, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, विविक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b² - 4ac। ये रटना होता है, b² - 4ac। ये d की वैल्यू है, कैपिटल D = b² - 4ac। आपको पता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता था x = -b ± √b² - 4ac। ये वही वाला b² - 4ac है। ठीक है, ये आने वाला है, आगे भी आएगा। तो b² - 4ac ये वही वाला है। तो d होता है कैपिटल D, इसको बोलते हैं विविक्तिकर हिंदी में, डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में। तो डिस्क्रिमिनेंट d जो है ये डिसाइड करता है ज़ीरोज़ के नेचर को डिसाइड करने वाला कौन? d। कौन डिसाइड करेगा? d। कैसे डिसाइड करेगा? पहला, इफ़ d > 0, d पॉजिटिव है। अगर d आपका पॉजिटिव निकला, यानी कि b² - 4ac निकालोगे, b² - 4ac, b ये रहा, c ये रहा, a ये रहा, निकाल लो। तो b² - 4ac निकालोगे तो अगर वो पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है कि रूट्स जो हैं यानी ज़ीरोज़ जो है ना आपके ज़ीरोज़, रूट्स जो हैं ये रूट्स आर रियल। रूट्स क्या हैं? रियल है। पॉजिटिव है या नेगेटिव ये का पता नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव का पता नहीं कर सकते, लेकिन रियल का पता कर सकते हैं। तो d > 0 होगा तो रियल हो जाएंगे रूट्स। दूसरा, अगर d 0 हुआ तो इसका मतलब है कि d पॉजिटिव नहीं है, क्या है? 0 ही हो चुका है। तो इसका मतलब है रूट्स जो हैं वो रियल हैं और इक्वल हैं। रूट्स आर रियल तो हैं लेकिन इक्वल भी हैं, यानी एक ही आंसर आने वाला है x का, जो 2 बार रिपीट होगा। एक आएगा जैसे x = 2 आ गया तो बार बार 2 आएगा, यानी 2 2 आंसर आ गए, 2, 2 2 आंसर। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तीसरा देखो, d अगर <0 है तो इसका मतलब है आपका रूट्स जो हैं यानी मूल जो हैं रूट्स आर इमेजनरी। बात ख़त्म, इमेजिनरी। अब ये चीज़ें हिंदी में वहाँ से देख के लिख लेना, ठीक है। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। एक चीज़ और जोड़ लेना, अनइक्वल। क्यों? क्योंकि d > 0 है तो रूट्स रियल हैं लेकिन अनइक्वल हैं, बराबर नहीं है दोनों। एक अल्फा दूसरा बीटा, एक है दूसरा 2 है, एक 3 है एक दूसरा 4 है, ऐसे आएंगे। और d 0 हो तो रूट्स रियल भी हैं और इक्वल भी, बराबर भी हैं। d < 0 तो रूट्स आर इमेजनरी। ठीक है, अब हिंदी में बोल देता हूँ। d > 0 का मतलब वास्तविक आएंगे रूट, वास्तविक हैं और असमान है, वास्तविक और असमान यानी दोनों अलग अलग। d = 0, रूट्स आर रियल, यानी कि जीरोज जो हैं शून्यक बोलो, मूल बोलो, शून्यक या मूल दोनों जो हैं वास्तविक हैं और समान हैं। मूल जो है वो वास्तविक भी है, समान भी, यानी कि अल्फा आएगा आंसर 1, 1, 2, 2। यहाँ अल्फा बीटा नहीं आएगा, 2 आंसर नहीं आएंगे, एक ही आएगा 2 बार। d < 0 यानी कि d का मान छोटा है, 0 से छोटा। देखो 0 से छोटा का मतलब क्या है? नेगेटिव। बात को समझ में आ गई। ये जो है d < 0 का मतलब d का मान यानी कि विविक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट का मान नेगेटिव आ रहा है, माइनस का आ रहा है ये पूरा आंसर। तो इसमें इमेजिनरी यानी काल्पनिक रूट होंगे, काल्पनिक मूल होंगे। काल्पनिक मूल होने का मतलब वास्तविक नहीं है, उसे पढ़ना ही नहीं है। काल्पनिक मूल होने का मतलब क्या? कि उसे पढ़ना ही नहीं है हमें, क्योंकि हम तो सारी बातें किसकी कर रहे हैं? वास्तविक संख्याओं की कर रहे हैं, वास्तविकता की कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई मूलों की प्रकृति की। ये चीज़ें याद रख लेना और ये चीज़ें याद ज़रूर रख लेना। ठीक है भाई, तो अब मैं बढ़ता हूँ आगे और तुम्हें बताता हूँ कि किस तरीके से इस द्विघात समीकरण को यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया जाता है, हल किया जाता है। किस तरीके से द्विघात समीकरण को हल किया जाता है, ये प्रकृति की बात है, नेचर की बात है, रूट्स की, मूलों के प्रकृति, रूट्स के नेचर की। ये याद रख लेना आप लोग, ये सब चीज़ें काम आएंगी जो भी बता रहा हूँ। ग्राफ वगैरह आप किसी कंपटीशन में भी बैठोगे ना, जैसे NTSC में, ओलंपियाड वगैरह, इन सब में काम आएगा, क्योंकि हम लोग आपको यहाँ हर लेवल से पढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ें क्लियर की जा रही है। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। QE का मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण का हल। द्विघात समीकरण का हल करने के लिए सबसे पहले देखो आपको कितने मेथड है वो बता देता हूँ मैं, फिर 1 बाय 1 मेथड की बात करेंगे। ये द्विघात समीकरण है, इसका हल करना। हल का मतलब समझो पहले, कभी भी ज़िंदगी में तुम्हारे आए कि हल करें तो हल का मतलब समझे। हल का मतलब होता है x का मान, x का मान निकालना, x का मान ज्ञात करना। सॉल्यूशन, जब कभी बोले कि सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करना है बस, वैल्यू ऑफ x, ये है सॉल्यूशन का मतलब। हल का मतलब होता है x का मान निकालना, ठीक है भाई। तो कभी भी आए कि फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड आउट द सॉल्यूशन, सॉल्व फॉर x, इसका मतलब है हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के कितने मेथड है? तो सबसे पहला देखो, सबसे पहला मेथड है, सबसे पहला मेथड है आपका कंप्लीटिंग, सबसे पहला मेथड है आपका फैक्टराइजेशन। सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा, हम यहाँ बताएंगे, सीखेंगे फैक्टराइजेशन, गुणनखंड, जो कि आप पहले से करते आ रहे हैं 9th क्लास से। फैक्टराइजेशन, गुणनखंड। दूसरा मेथड है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब होता है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि। और तीसरे नंबर पे आता है आपका फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या जिसे हम बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड, श्रीधराचार्य मेथड, श्रीधराचार्य मेथड या श्रीधराचार्य विधि, ठीक है। ये तीन जो है मेन आपके सॉल्यूशन करने के मेथड्स हैं। 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स, फ्रैक्शनल, फैक्टराइजेशन, गुणनखंड, कंप्लीटिंग स्क्वायर, पूर्ण वर्ग विधि, और बाय फॉर्मूला श्रीधराचार्य विधि, ठीक है। ये बाय फॉर्मूला वही है, -b + -√b² - 4ac वाला। कंप्लीटिंग स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं, तो इसे परफेक्ट स्क्वायर भी लिख लेना। कंप्लीटिंग स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बनाकर। फैक्टराइजेशन, गुणनखंड, सिंपल है, ठीक है। तो चलिए मैं लेता हूँ आपके लिए फैक्टराइजेशन से 2 क्वेश्चन, इसी तरीके से कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी एक ले लेता हूँ, और एक फॉर्मूले से बता देता हूँ। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से बता देता हूँ आपको, तो 2 क्वेश्चन लेता हूँ टोटल में, इसे नोट कर लेना। और ये मैं इरेज कर रहा हूँ, और अब लेता हूँ मैं 2 क्वेश्चन, जिन्हें तीनों मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले इजी क्वेश्चन लेंगे, सबसे इजी क्वेश्चन दुनिया का, x² - 5। सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। और दूसरा मेथड जो है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो ले लेता हूँ मैं इसको, x² + 5x + 6 = 0। सर इसको भी करके दिखाओ, दोनों तीनों मेथड जो आपने बताया उनसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो ये है, इसको देखना, इसको मैं कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ फर्स्ट मेथड से, फैक्टराइजेशन से, फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर रहा हूँ मैं। फैक्टराइजेशन में क्या करना होता है कि फॉर्मूला बने तो फॉर्मूला लगाओ, और टुकड़े बने तो टुकड़े लगाओ, है ना। बाय मिड टर्म स्प्लिटिंग, मिड टर्म बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना, उसको तोड़ना, टुकड़े करना, या फिर अगर a² - b² का फॉर्मूला लग रहा है तो वो लगाना। तो चलो गुणनखंड में या फैक्टराइजेशन में लगा रहा हूँ मैंने 5 को लिख दिया है √5 का वर्ग, इसी कोई दिक्कत, 5 को लिखा √5 का वर्ग, रूट से वर्ग कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, 5 बचा, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, a² - b², सब बच्चे जानते हैं a - b एंड a + b, हाँ सर जानते हैं हम भी, तो कर लो ना। तो a - b यानी x - √5 एंड x + √5 = 0। अब आप जानते हो कि 2 चीज़ों का मल्टीप्लाई 0 होता है, तो 2 चीज़ें गुणा में 0 देंगी, तो इसका मतलब है ये भी 0, ये भी 0 और
और वो भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो और वो भी ज़ीरो। ठीक है भाई, ये भी ज़ीरो वो भी ज़ीरो। तो x इज़ इक्वल टू होता है √5, x इज़ इक्वल टू इधर -√5। हो गए दो आंसर, x इज़ इक्वल टू √5, x इज़ इक्वल टू -√5। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हो गए दो आंसर। कौन सा मेथड लगाया? फैक्टराइजेशन। कौन सा मेथड लगाया? फैक्टराइजेशन। परफेक्ट स्क्वायर इसमें नहीं लगेगा, इसमें जो दूसरा मेथड है वो दूसरा मेथड इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं लगेगा। उसके बदले जो लगेगा वो बता दे रहा हूँ, उसके बदले क्या लगेगा वो समझो। यानी उसको परफेक्ट स्क्वायर बोल तो सकता हूँ मैं, चाहूँ तो बोल दूंगा, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले से ही परफेक्ट स्क्वायर है ये। यही था ना आंसर। तो क्या करो, एक्स स्क्वायर इधर रहने दो, 5 को उधर लेके जाओ। ये देखो परफेक्ट स्क्वायर पहले से एक्स स्क्वायर है ना, एक्स अकेला पूरा का स्क्वायर इक्वल में ओनली 5, कोई एक्स का टर्म नहीं, कोई इसके जैसा नहीं है। तो x इज़ इक्वल टू √5 हो जाएगा, वो भी प्लस माइनस। ये डायरेक्ट हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर का सब्सटीट्यूट मेथड। परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग विधि के जैसा ही एक है। तो x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस √5, तो सही बात है, प्लस √5 माइनस √5 आ रहा है ना। अब सबसे लास्ट में श्रीधराचार्य मेथड की बात करेंगे, लेकिन उसे अभी नहीं सिखाऊंगा, पहले हम ये दो मेथड के चलेंगे, दो मेथड ही चलेंगे लेके। अब इसको एक बार देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला करते हैं फैक्टराइजेशन से, बाय मेकिंग फैक्टर्स। बाय मेकिंग फैक्टर्स या फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड। सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो बीच वाला नंबर है 5x, इस 5x के टुकड़े करेंगे 2। ऐसे टुकड़े करने हैं कि पहले और आखिरी यानी 6 गुणा x², इनके गुणा करने पे जो आ रहा है वो आने लगे। क्या आने लगे? 6x² आने लगे, 6x² आने लगे। तो 5x के ऐसे टुकड़े कैसे होंगे? सबसे पहले गुणा देखो, गुणा 6x² आना चाहिए, 6 आना चाहिए गुणा। 5 का टुकड़ा जिसके 6 आने चाहिए, तो 2 और 3 हो गए। सही बात है क्या? 5 के टुकड़े कितने हो गए? 2 और 3, 3 और 2 जोड़ने पे 5, गुणा करने पे 6 आ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल सही बात है यार। तो 2x और 3x, x तो साथ में आना ही चाहिए ना, क्योंकि x और x गुणा करेंगे तभी तो x² आएगा, तो x तो आना ही चाहिए। तो टुकड़े हो चुके हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग हो चुकी है। मिड टर्म स्प्लिटिंग में 2x मिला, 3x मिला, बीच वाले के टुकड़े हुए 3x 2x, ऐसे हो गया। आगे की दोनों जोड़ियाँ, पीछे की दोनों जोड़ियाँ। अब क्या करना है अगले स्टेप में? आगे की दोनों जोड़ी बना लो, x² + 2x, पीछे की दोनों जोड़ी बना लो 3x + 6। क्या करना है बोलो? पहले तो टुकड़े करने थे, टुकड़े कर चुके सर, अब क्या करना है बोलो? आगे की दोनों जोड़ियाँ लाइन खींच लो, पीछे की दोनों जोड़ियाँ लाइन खींच लो। हमेशा करना है ऐसा, हमेशा। कॉमन आ रहा है ले लो, कॉमन ले लो, ले लिया कॉमन, x आया सिर्फ। इधर से भी कॉमन आ रहा है, कुछ ले लो, 3 आ रहा है कॉमन, ले लो। अब दोनों में से फिर से कॉमन आएगा x + 2। एक बात ध्यान रखना, ये दोनों सेम होने चाहिए हमेशा, हमेशा सेम, हमेशा सेम होने चाहिए। यानी किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करोगे, चाहे वो ये वाला है कोई और है, उनमें ये दोनों सेम होने चाहिए, x + 2 x + 2 जो आ रहे थे। तो x + 2 कॉमन ले लो आप, और फिर इधर बचेगा x + 3 बराबर में बचेगा 0। 0 तो लिखना ही था ना, 0 क्यों नहीं लिख रहे हैं हम लोग? 0 तो लिखना ही है यार, 0 लिख दो। अब आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा x इज़ इक्वल टू -2 और x इज़ इक्वल टू -3। सर डायरेक्ट कैसे किया? अरे भाई x + 2 के बराबर 0 करो, x + 3 के बराबर 0 करो, अलग अलग करो, तो x बराबर -2, x बराबर -3। 2 आंसर आ चुके हैं। और द्विघात समीकरण के आंसर हमेशा कितने आते हैं बोलो? 2, -3 और -2 आ चुके हैं, -2 और -3 आ गए। अब इस x को -2 यहाँ रख के देखो 0 आ रहा है कि नहीं, -3 को यहाँ रख के देखो 0 आ रहा है कि नहीं। ये चेक करने का मेथड है, ये क्रॉस चेक करने का मेथड है। क्या करने का मेथड है? क्रॉस चेक करने का। क्या करना है? x की वैल्यू जो आई है उसको यहाँ रख के देखो, तो रखते हैं -2, तो -2 का वर्ग होता है कितना? 4। यहाँ रखो -2, तो -2 यानी -2, 5 दूनी 10, प्लस का 6, इस सबको जोड़ो, 0 आना चाहिए, ठीक है ना, 0 आना चाहिए, जोड़ो। तो 6 4 10 में से 10 गए 0, सर आ रहा है 0। इसका मतलब हम लोग सही हैं। 3 रख के देखो, -3 से भी आएगा, रख के देखो -3, तो -3 × 9 प्लस का 9, -5 × 15 माइनस का 15 सर,
प्लस का 6 इधर जोड़ो, 9 और 6 15 में से 15 गए 0। सर आ गया, फिर से आ गया आंसर। इसका मतलब है सर आप सही हो, बिल्कुल आपका आंसर सही है। ये गुणनखंड मेथड था, ये फैक्टराइजेशन मेथड था, फैक्टराइजेशन मेथड था। और क्रॉस चेक करने का भी तरीका आपको बता दिया है। क्रॉस चेक कैसे, x की जो वैल्यू आई है वो उस मेन इक्वेशन में यहाँ पर रख के देख लो, अपने आप वो 0 दे देगा तो आंसर आ रहा है। अगर 0 नहीं देता है, 0 नहीं देता है, कुछ बच जाता तो गलत हो सब, आप जो है आपने किया वो सब गलत है, ठीक है। चलिए अब परफेक्ट स्क्वायर बता देता हूँ मैं, इसे मिटा दूँ, नोट कर लेना अच्छे से वीडियो को रोक के, है ना, ये नोट कर लो आप। अब इसे मिटा देता हूँ मैं और इसी को परफेक्ट स्क्वायर से बता देता हूँ, इस सेकंड नंबर क्वेश्चन को। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो से। इस वीडियो में मैं इसे परफेक्ट स्क्वायर ही बताऊंगा। और जो थर्ड मेथड है फॉर्मूले वाला, वो जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और एक्सरसाइज में जैसे वो फॉर्मूला वाला मेथड आएगा हम लोग उसे बता देंगे वहाँ, ठीक है, उसे यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो एक बार परफेक्ट स्क्वायर जो है दूसरा मेथड, बाय परफेक्ट स्क्वायर, बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है, इसे करते हैं हम लोग। तो पूर्ण वर्ग विधि में क्या करना था, पूर्ण वर्ग विधि में सर आपको इसे x के पदों में पूर्ण वर्ग करना था, परफेक्ट स्क्वायर बनाना था। तो स्टेप्स लिख रहा हूँ, जो बता रहा हूँ रट लेना, वही समझना, ठीक है, उससे ज़्यादा इधर उधर मत देखना, और यही जीवन भर काम आएगा। फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा कुछ करने के लिए, इसी वीडियो में आपको होमवर्क दिया जाएगा और आप उसे पूरा सोल्व करोगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। बुक के क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो आप, है ना, जो मेथड सिखाया उन मेथड का यूज़ करो और बुक के क्वेश्चन भी सोल्व करने की कोशिश करो। एग्जाम्पल भी, सारे एग्जाम्पल जरूर सोल्व करना है, बुक के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बुक के एग्जाम्पल छोड़ना नहीं है। चलो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले क्या करना है, जो भी ये बीच वाला 5x है, यानी x का टर्म यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, x वाला टर्म, इस x वाले टर्म में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है। टू से मल्टीप्लाई हो चुका है और इसी में 2 से डिवाइड भी हो चुका है, दिख रहा है सबको, पूरे में करना है 5x/2। x वाले टर्म में 2 से गुणा, 2 से गुणा तथा भाग, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यहाँ लिख लेना आप लोग, 2 × 2 एंड डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6 = 0। इतना कर दिया, ठीक है भाई, इतना कर दिया। अब इसे अरेंज करना है सही से, यानी x को सेपरेट करना है, x को अलग करना है, और जो ये जो नंबर आ रहा है उसको अलग करना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। x को अलग करना था, नंबर को अलग करना था। अब डायरेक्ट लिखना है x, प्लस का चिन्ह है यहाँ देखो, प्लस का साइन, साइन यहाँ से देखना है, साइन को यहाँ से देखो, चिन्ह को यहाँ से देखो, साइन देखा प्लस का है तो x प्लस, और नंबर ही देखो ये 5/2, तो नंबर 5/2, पूरे का होल स्क्वायर लगा देना है डायरेक्ट, पूरे का होल स्क्वायर लगा देना है डायरेक्ट। फिर +6 वैसा का वैसा लिखे रहने देना है आपको, और यहाँ जो 5/2 है जो लगाया था प्लस का, इसी का स्क्वायर करके माइनस में कर देना है, 5/2 का स्क्वायर। बोलो हुआ स्टेप क्लियर? नहीं हुआ है तो एक बार फिर से अपने दिमाग से सोचेंगे सब लोग। सर ने किया सबसे पहले बीच वाले टर्म 5x के 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ऐसे किया सर ने। फिर सर ने x को अलग किया और जो नंबर बच रहा था 5/2, तो 2 अलग किया, 5/2 को अलग किया, x को अलग किया, ऐसे कर लिया। उसके बाद सर ने क्या किया, जो ये 5/2 आया उसके आगे साइन देखा, चिन्ह देखा, तो प्लस का है तो x प्लस 5/2 पूरा का पूरा उसका होल स्क्वायर ही कर दिया। परफेक्ट स्क्वायर इसी को बोलते हैं, पूर्ण वर्ग इसी को बोलते हैं, पूर्ण वर्ग कर दिया सर ने, पूरा वर्ग कर दिया।
फिर +6 लिखा रहा, और इसके बाद ये जो 5/2 है, इस 5/2 के स्क्वायर को घटा भी दिया, क्योंकि ये इधर जोड़ा था, इधर आ गया था साथ में, तो घटा भी दिया माइनस का, 5/2 का स्क्वायर घटा दिया। ठीक है, ये वीडियो, ये जो है इस वीडियो में जो बता रहा हूँ इसको रिवर्स करके फिर से रिवाइंड करना, फिर चेक करना, फिर दोबारा देखना है ना, दोबारा देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब ऐसा क्यों किया, ठीक है, ये करना है, ये तो आपको रट लेना है। अब क्यों किया वो समझो। देखो मेरे पास बनेगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2b और ये ए, फिर से देखना, ए स्क्वायर प्लस 2ab, सही बोल रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो फॉर्मूला क्या होता था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर एक्स तो है ही, इसका स्क्वायर तो मौजूद है, इसको हटा दिया। अब किसका स्क्वायर चाहिए बताओ, बी स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर चाहिए ना, तो 5/2 का स्क्वायर कहाँ से लाओगे, यहाँ तो है ही नहीं। तो 5/2 का स्क्वायर लाने के लिए आप 5/2 का स्क्वायर जोड़ोगे ऐसे करके और घटाओगे भी ऐसे करके, ठीक है ना। ये चीज़ें आपने नहीं सीखी तो सीख लो कि कोई भी नंबर अपन मन से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, बशर्ते वो नंबर सेम हो और कटने के बाद वो 0 हो जाए। किसी भी इक्वेशन में, किसी भी लाइन में, किसी भी जगह हम कोई भी नंबर जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, बशर्ते वो नंबर सेम हो और उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हो। जैसे यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो का वो मिलेगा। यहाँ ये और ये दोनों आपस में कट के 0 हो जाएंगे, इस पूरे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ 5/2 इसका स्क्वायर जोड़ना था और घटाना था, तो जोड़ने वाला जो है वो इसके साथ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये बात समझ में, 1 2 3, इन तीनों से तो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। बचेगा क्या, बचेगा ये गरीब इंसान, -5/2 का स्क्वायर प्लस 6, ये गरीबी तो बचेंगे दोनों, इक्वल में 0 तो रहेगा। बोलो कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को। यही बात मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दी है। डायरेक्ट कैसे की सर, एक बार डायरेक्ट वाला दिखाओ। तो 5/2 जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2, 5/2 अलग दिख गया, एक्स अलग दिख गया, तो मुझे डायरेक्ट एक्स और 5/2 को एक साथ लेके स्क्वायर कर देना है। फिर ये ऐसा कैसा, और ये जो 5/2 यहाँ दिखेगा, जो भी चीज़ यहाँ दिखेगी, हर क्वेश्चन में जो कुछ भी यहाँ दिखता है उसी का स्क्वायर घटाते हैं। जो कुछ भी यहाँ दिखता है वो यहाँ प्लस करके होल स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ स्क्वायर मत कर देना, ठीक है ना, 1.5 छाने मत बनना, यहाँ होल स्क्वायर मत कर देना। यहाँ तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ वैसा का वैसा छोड़ना है 5/2 को, होल स्क्वायर ऐसा 5/2 होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर आ चुका है यहाँ, 2 बार मत करना। फिर ये ऐसा का ऐसा, और इसी को देखकर इसका स्क्वायर कर देना माइनस करके, इसी को, जो भी आता है किसी भी क्वेश्चन में जो भी आता है 2 समथिंग x, ये समथिंग वाले का स्क्वायर करना है माइनस में, बस, ठीक है। तो ये क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं आगे। तो ये हो चुका पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर x प्लस 5/2 का वर्ग। इधर थोड़ा सा जोड़ घटाव कर लेता हूँ मैं, यहाँ आएगा माइनस का 5 का वर्ग 25, नीचे 2 दूनी 4, 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। और यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, क्या करूँ, उसको मिटा दूँ, उधर नोट कर लेना, उसको रोक के वीडियो को, इसको मिटा देता हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग विधि, और ये आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है, ठीक है। x प्लस 5/2 5/2 का होल स्क्वायर प्लस एलसीएम ले लो, 6 2 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24 माइनस 25/4, एलसीएम ले चुका हूँ। x प्लस 5/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस 25 में से 4 गए, 25 में 24 गए 1, 25 में 24 गए 1 और माइनस के 1/4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, कुछ नहीं करना है सर, आपको इसको बेचारे को उस तरफ ले जाना है, 1/4 रूट चढ़ा देना है, रूट चढ़ा दो सर। तो रूट चढ़ाओगे तो 1/2 आ जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि 4 का स्क्वायर, 4 का रूट कितना होता है, 4 का रूट 2 होता है भाई। कि कोई पूछे तुमसे इसका आंसर कितना, तो प्लस माइनस 1/2। 4 की जगह 16 होता तो कुछ नहीं, प्लस माइनस 1/4। 25 होता तो प्लस माइनस 1/5। समझ में आ गया होगा। 4 है तो 2 करो।
तो प्लस माइनस 2। अब क्या करोगे, एक बार प्लस कर लो एक बार माइनस कर लो, तो x प्लस 5/2, एक बार प्लस का 1/2